एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? गुड। ओके, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फैलेसीज एंड टाइप्स ऑफ फैलेसीज, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये हमारे पेपर 1 की जो यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें से ये टॉपिक हमने लिया है। तो ये हमारे जो एंटीनेट का सिलेबस है ना, तो उसमें अपडेटेड सिलेबस में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। तो जो हमारी बुक्स हैं तो उसमें तो नहीं मिलेगा। जो अपडेटेड बुक है उसमें भी फैलेसीज के टॉपिक में से आपको जस्ट फैलेसीज का मीनिंग और फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी का मीनिंग दिया गया है, उसके टाइप्स नहीं दिए गए हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मल फैलेसीज के जो 2 टाइप्स हैं, दैट इज उनके भी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं दोनों के, तो उसे भी डिस्कस करूंगी। और जो हमारा इनफॉर्मल फैलेसीज हैं तो उसके 10 टाइप्स हैं, सब टाइप्स आगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और ये एकदम अपडेटेड टॉपिक है। तो इसमें से जो है एनटीए क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछेगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके बेनिफिट के लिए ही यहाँ पे वीडियोस अपलोड की जाती हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए और पेपर 2 कॉमर्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो फैलेसीज क्या होता है? तो जो वर्ड है ना फैलेसी, इसका क्या मीनिंग है? तो फैलेसीज का मतलब है फॉल्स, ठीक है, मीन्स कुछ एरर, कुछ गलती, कुछ मिस्टेक। फैलेसी का मतलब है कि किसी चीज में आप कुछ गलती कर रहे हो, कुछ मिस्टेक कर रहे हो, कुछ एरर कर रहे हो, उसे कहा जाएगा फैलेसीज, ठीक है। अब फैलेसी क्या है लॉजिकल रीजनिंग में? तो रीजनिंग में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ फॉल्स होता है, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं, उन्हें फैलेसीज कहा जाता है। फैलेसीज एंड एरर ऑफ रीजनिंग, ठीक है। तो जो फैलेसीज हैं वो रीजनिंग के एरर हैं, रीजनिंग में कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हें ही फैलेसीज कहा जाता है। तो जो ये फैलेसीज है ना, तो ये एक्सीडेंटली भी की जाती हैं, मीन्स या तो आप उन्हें जानबूझकर भी कर सकते हो फैलेसीज को, या फिर वो आपसे अनइंटेंशनली भी हो जाती है। अनइंटेंशनली हो सकती है फैलेसीज, बट जब आप जानबूझकर करते हो, जब राइटर है या स्पीकर है वो जानबूझकर फैलेसी का सहारा लेता है या रीजनिंग की ट्रिक्स को यूज करता है, तो वो ये ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा करता है अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, उसे गुमराह करने के लिए, ठीक है। मीन्स आप जानबूझकर फैलेसीज का यूज तब करते हो जब आपने लोगों को मिसलीड करना हो, उनको गलत साबित करना है और अपने पॉइंट को जो है वो सही साबित करना है, अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग साबित करना है उनके सामने। जब किसी के साथ डिबेट हो रहा है या कोई आपके साथ वहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो आपने खुद को स्ट्रॉन्ग वहाँ पे शो करना है, खुद के जो पॉइंट्स हैं, खुद के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है और सामने वाले को वीक शो करना है उसके ऊपर, ठीक है। आप उसको मिसलीड कर रहे हो, मीन आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, तो उसको कहा जाएगा फैलेसीज, ठीक है। फैलेसीज वीकन आर्ग्यूमेंट्स एंड इन डूइंग सो वीकन द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ अवर पैराग्राफ और असाइनमेंट। तो फैलेसीज क्या करती हैं? जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है ना उसको वीक कर देती हैं, ठीक है। तो फैलेसीज जो है वो इज सिंपली अ मिस्टेक इन रीजनिंग। जो हमारी रीजनिंग है उसमें मिस्टेक्स जो हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है फैलेसीज, फैलेसीज फॉल्स, ठीक है। तो फैलेसीज 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है, तो प्लीज़ आप जो वीडियो के सेटिंग्स में जाके आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हो अपने हिसाब से। अपने नोट्स बनाने हैं तो, या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा आराम से बोलूँगी तो वीडियो काफ़ी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, और अगर और आराम से बोलूँगी तो ये और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने जस्ट कॉन्सेप्ट को तो समझना ही है, साथ साथ में जो हमारा सिलेबस है उसको भी कवर करना है, ठीक है। तो सिलेबस कवरेज को भी देखना पड़ता है। तो प्लीज़ सॉरी अगर आपको थोड़ा फास्ट लगता है, तो आई एम सो सॉरी। आप सेटिंग्स में जाके उसको कम कर सकते हो स्पीड को। चलिए, तो फैलेसीज के जो टाइप्स हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये ओवरऑल व्यू है जो पूरी वीडियो में आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फैलेसीज 2 टाइप्स की होती है, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। क्लियर? जो फॉर्मल फैलेसी है उसके 2 टाइप्स हैं, फॉर्मली वैलिड फैलेसीज और फॉर्मली इनवैलिड फैलेसी। जो फॉर्मली वैलिड फैलेसी होती है ना, तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं, ट्रू एंड वैलिड फैलेसी, फॉल्स एंड वैलिड फैलेसी। जो फॉर्मली इनवैलिड फैलेसी है उसके भी 2 टाइप्स हैं, दैट इज फॉल्स एंड इनवैलिड
ट्रू एंड इनवैलिड फैलेसी, इनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और जो इनफॉर्मल फैलेसीज हैं उसके 10 टाइप्स यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो पेपर में पूछे भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। तो ये है इसके 10 टाइप्स, दैट इज एड होमिनम, अपील टू इग्नोरेंस, स्ट्रॉमैन, फॉल्स डिलेमा, स्लिपरी स्लोप, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, रेड हेरिंग, फॉल्टी एनोलॉजी, टू रॉन्ग्स एंड इक्विवेकेशन, ठीक है। तो ये इसके 10 टाइप्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है फॉर्मल फैलेसीज को, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं व्हाट इज फॉर्मल फैलेसीज। देखिए मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ये टॉपिक को कवर करना है एक ही वीडियो में, 2 पार्ट्स नहीं बनाया है मैंने, ठीक है। तो प्लीज़ आई एम सॉरी, आपको फास्ट लग रहा होगा तो प्लीज़ आप उससे कम कर लीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो फॉर्मल फैलेसीज क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने क्या आपको बताया, तो ये लॉजिक में एरर्स हैं, हमारी लॉजिकल रीजनिंग में एरर्स होते हैं, क्लियर। तो फॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो कंक्लूजन है वो हमारे प्रीमाइसेस के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता। मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती, वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, क्लियर। या तो हमारी जो प्रीमाइसेस होती हैं, जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो अनट्रू होते हैं, वो इनवैलिड होते हैं, या फिर जो आर्ग्यूमेंट है मीन्स वो इनवैलिड है, क्लियर। तो जो फॉर्मल फैलेसीज है तो उसमें क्या है, वो उसमें एरर्स होते हैं, मीन्स जो हमारा आर्ग्यूमेंट का टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है वो ही, उसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका अरेंजमेंट जो है, उसका फॉर्म जो है वो ही गलत होता है, उसी में ही एरर होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो फॉर्मल फैलेसी होती है ना, वहाँ पे कंक्लूजन में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम देखते हैं जो फैलेसीज मीन्स जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ना, तो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है फॉर्मल फैलेसीज में। इसमें हम लोग जो हमारा कंक्लूजन है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्लियर। तो देखिए, तो इससे क्या होता है कि जो हमें जो रीजनिंग का पैटर्न्स है ना वो देखने में तो लॉजिकल लगता है, हमें लगता है कि सही है, बिल्कुल सही है, बट ये फैलेसी है तो इसका मतलब ये रॉन्ग होगा, ठीक है। देखने में सही लगेगा आपको, मैं आपको एग्जांपल आगे रखा है मैंने, तो आपको लगेगा कि ये बहुत सही एग्जांपल है, बट आप उसका लॉजिक देखिएगा, लॉजिक बिल्कुल सही नहीं होता है, वो बिल्कुल गलत होता है। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है कि ऑल डॉग्स हैव लेग्स, ठीक है, ऑल डॉग्स हैव लेग्स। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि टाइनी इज अ डॉग, कि सभी कुत्तों की टांगे होती हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है। सेकंड है टाइनी इज अ डॉग, टाइनी एक डॉग है, तो कंक्लूजन ही आ गया कि टाइनी हैज लेग्स, तो टाइनी की लेग्स हैं। तो हमने कंक्लूजन तो नहीं देखना, जस्ट स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट देखने में आपको सही लग रही है कि सही तो है कि सभी कुत्तों की टांगे हैं, टाइनी कुत्ता है तो टाइनी की भी टांगे, इसमें कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको, रीजनिंग के अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक है यहाँ पे, नहीं है। मीन्स इसमें क्या बताने की बात नहीं है कि ऑल डॉग्स हैव लेग्स, सबको पता है कि सभी कुत्तों की टांगे होती हैं, दिस इज नॉट लॉजिक, ठीक है, ये लॉजिक नहीं हुआ, मीन्स इसमें सपोर्ट ही नहीं कर रही है, जो हमारी प्रीमाइसेस हैं वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो ये होगी हमारी फॉर्मल फैलेसी, मीन्स यहाँ पे टेक्निकल इशू है, जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना वही रॉन्ग है, यहाँ का टेक्निकल स्ट्रक्चर ही गलत है, जो स्टेटमेंट्स हैं वही गलत हैं, तो कंक्लूजन को सपोर्ट कहाँ से करेंगी, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आप जो हमारा फॉर्मल फैलेसीज है उसका फर्स्ट टाइप है फॉर्मली वैलिड फैलेसी। तो फॉर्मली वैलिड फैलेसीज में फर्स्ट हमारा टाइप्स है दैट इज ट्रू एंड वैलिड फैलेसी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। स्टेटमेंट है ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल मीन्स सभी इंसान मरणशील हैं, सभी की एक दिन मृत्यु होगी, सभी एक दिन दुनिया को टाटा बाय बाय कह देंगे, ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है राहुल इज अ मैन, राहुल एक मैन है, राहुल आदमी है, राहुल मैन है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि राहुल इज अ मॉर्टल, ठीक है, एकदम ट्रू है, यहाँ पे सब कुछ ट्रू है। देखिए ऑल मैन है तो ये ट्रू है, और यहाँ पे वैलिड क्या है मॉर्टल, ठीक है, ये मॉर्टल जो है वो वैलिड है, तो ये बिल्कुल सही है, बट ये फॉर्मली वैलिड है क्योंकि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगी। फैलेसी तो ये है, ट्रू भी है, वैलिड भी है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ये फैलेसी ही होगी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड है फॉल्स एंड वैलिड, वैलिड तो वैलिड यहाँ पे कॉमन है, वैलिड फैलेसी ट्रू एंड वैलिड, यहाँ पे फॉल्स एंड वैलिड, वैलिड तो होगा बट ये फॉल्स क्या है। स्टेटमेंट है ऑल मैन आर ब्लू, सभी मैन ब्लू हैं। स्टेटमेंट ट्रू है, सॉरी राहुल इज अ मैन, राहुल एक मैन है, कंक्लूजन है राहुल इज ब्लू। आप देखिए फॉल्स क्या है। अब
ऑल मैन आर ब्लू, ये क्या लॉजिक है? आदमी कभी ब्लू हो सकता है? ये कौन सा लॉजिक है? ठीक है, स्ट्रक्चर खराब, गलत। ऑल मैन आर ब्लू, इंसान ब्लू ही नहीं हो सकता। वैसे देखने में जैसे कहा है ना कि जो फॉर्मली जो फैलिसीज होती हैं वो देखने में एकदम सही लगती है, देखने में हमें बहुत सही लग रहा है कि सभी मैन ब्लू होते हैं, राहुल मैन है तो राहुल भी ब्लू है, बिल्कुल सही, एकदम वैलिड, बिल्कुल सही। बट जो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग है। क्यों? लॉजिक कहाँ है? मैन ब्लू होते हैं क्या? कभी मैन ब्लू देखें? नहीं, मैन ब्लू नहीं होते। तो राहुल मैन है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि राहुल ब्लू है, मीन्स ये इनवैलिड, ये फॉल्स हो गया। इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ही फॉल्स है, उसी में ही एरर है, ये फॉल्स एंड वैलिड हो गया। उसके बाद फॉर्मली इनवैलिड फैलिसिस, और फॉर्मली इनवैलिड फैलिसिस में क्या आएगा? फॉल्स एंड इनवैलिड। एक तो वो फॉल्स होगी, ऊपर से इनवैलिड भी होगी, टोटली गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम मैन आर रेड। सेकंड स्टेटमेंट राहुल इज अ मैन, सो राहुल इज रेड। अब एक तो आपको एक बात बता देती हूँ, जब फॉर्मली इनवैलिड फैलिसिस की आपने पहचान करनी है, ठीक है, तो वहां पे लगाया होगा सम वर्ड। क्या वर्ड लगा होगा? सम। अब फॉल्स क्या है यहाँ पे? जो सम वर्ड है ना वही फॉल्स है। कि आपने यहाँ पे बताया कि कुछ मैन रेड हैं, कुछ इंसान रेड हैं, क्लियर। राहुल इज अ मैन, सही है, राहुल मैन है, तो राहुल इज रेड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो कुछ आदमी जो रेड हैं, राहुल उन्हीं आदमी में से है? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि राहुल रेड है? तो रेड तो टोटली इनवैलिड हो गया, और सम वर्ड लग गया तो ये फॉल्स भी हो गया, क्लियर। ये हो गया फॉल्स एंड इनवैलिड। उसके बाद है ट्रू एंड इनवैलिड। तो स्टेटमेंट 1 है सम मैन आर मोर्टल, कुछ इंसान मोर्टल हैं। सम मैन, राहुल इज अ मैन, सो राहुल इज अ मोर्टल। अब देखो यहाँ पे ट्रू, ये तो ट्रू है कि मोर्टल, ठीक है, इंसान मैन जो है वो मोर्टल है, वो एक दिन मर जाएंगे, ठीक है, एक दिन उनकी मृत्यु होना निश्चित है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, मोर्टल वर्ड यहाँ पे ट्रू है। बट इनवैलिड क्या है इसमें? सम। अब यहाँ पे बोला कि कुछ इंसान, तो अब हमें क्या पता कि राहुल उन्हीं इंसानों में से है जिनकी एक दिन मृत्यु होनी है, ठीक है, कोई लॉजिक है? नहीं है, इनवैलिड हो गई यहाँ, यानी कि यहाँ पे ये, इसमें भी टेक्निकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद है इनफॉर्मल फैलिसीज। अब इनफॉर्मल फैलिसीज क्या होती हैं कि इनफॉर्मल फैलिसीज बहुत सारे फॉर्म्स में आती हैं और हमारी डेली लाइफ में भी हम उन्हें यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये इनफॉर्मल फैलिसीज है, या इनफॉर्मल फैलिसीज को कैसे डेवलप किया जाता है? जब ये तीन चीजें हों। फर्स्ट क्या है? जो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन डज नॉट होल्ड अप, प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के बीच में कोई रिलेशनशिप ही ना बने, वो हो गया, तब हम मान लेंगे कि ये इनफॉर्मल फैलिसीज है। उसके बाद व्हेन प्रीमाइसेस आर अनसाउंड, जो हमारी प्रीमाइसेस हैं या जो हमारी स्टेटमेंट है ना वही गलत हो, टोटली गलत हो हमारी स्टेटमेंट, तो भी ये इनफॉर्मल फैलिसीज होती है। थर्ड वन है इनफॉर्मल फैलिसीज आर मोर डिपेंडेंट ऑन मिस यूज ऑफ लैंग्वेज एंड एविडेंस। बेसिकली जो इनफॉर्मल फैलिसीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं लैंग्वेज के मिसयूज पर, उनके एविडेंस पर, क्लियर। अब आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि फैलिसी इनफॉर्मल है या फॉर्मल है? जो इनफॉर्मल फैलिसीज होती हैं वो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज के मिसयूज और एविडेंस के मिसयूज पर डिपेंड करती हैं। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलिसी यू ओनली नीड टू पे अटेंशन टू द फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंट के फॉर्म के ऊपर ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंट के फॉर्म पर ध्यान देना है, आपने उसके स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना है, ना कि उसके कंक्लूजन पर, ठीक है, आपने फॉर्मल फैलिसी में। और जब बात हो रही है इनफॉर्मल फैलिसी की, तो आपने क्या करना है? एन इनफॉर्मल फैलिसी हैज अ डिफेक्ट इन द कंटेंट। आपके जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, जो उसका मीनिंग है, उसमें डिफेक्ट होता है, तो वो इनफॉर्मल फैलिसी होती है। सो देयर इज एन एरर इन द मीनिंग ऑफ द प्रीमाइसेस। जो प्रीमाइसेस का मीनिंग है वही उसमें एरर होता है, उसमें गलती होती है। In order to identify an informal fallacy, you need to pay attention to the meaning of the content. जब आपने इनफॉर्मल फैलिसी को आइडेंटिफाई करना है ना, तो आपको कहाँ पे अटेंशन देने की जरूरत है? कंटेंट पे, उसके मीनिंग पे। जो आपकी फैलिसी है, ठीक है, उसका जो प्रीमाइसेस हैं, जो स्टेटमेंट है, उनके मीनिंग के ऊपर आपने ध्यान देना है, वही गलत होते हैं, तो इसे कहा जाता है इनफॉर्मल फैलिसीज। अब इनफॉर्मल फैलिसी का फर्स्ट टाइप है दैट इज एड होमिनम। इसका मतलब है अटैकिंग द पर्सन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है वो अपने जो ओपोनेंट होता है, जो आपके ऑपोजिट में होता है, उसके ऊपर अटैकिंग पोजीशन में बात करता है। मीन्स उसको इस तरह से उसके ऊपर अटैकिंग पोजीशन में उसके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी लुक्स है, उसके ऊपर इस तरह से
प्रतिक्रिया देता है या उस तरह से वो उसके ऊपर अटैक करता है, ऐसी लैंग्वेज में बात करता है कि मीन्स उसके ऊपर एक अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बैकग्राउंड, उसकी फिजिकल अपीयरेंस पर बोलता है वो, और उसके पर्सनल फीचर्स पर भी कमेंट करता है, तो उसे कहा जाता है एड होमिनम। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि यू आर रॉन्ग बिकॉज यू आर अगली, तुम गलत हो क्योंकि तुम अगली हो, तुम गंदे दिखते हो। मीन्स यहाँ पे कुछ मतलब हुआ इस बात का, आप जस्ट वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हो एड होमिनम, आप उसके ऊपर अटैकिंग पोजीशन में हो सामने वाले के ऊपर, कि जब आप उसको बोल रहे कि यू आर रॉन्ग बिकॉज यू आर अगली, तुम गलत हो क्योंकि तुम अगली हो, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है अपील टू इग्नोरेंस। तो अपील टू इग्नोरेंस क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि व्हेन यू आर्ग्यूमेंट दैट योर कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट, जब आप बोलते हो कि मेरा कंक्लूजन जो है बिल्कुल सही है, मेरा जो पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही, क्योंकि देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। मीन्स मैंने चोरी की है, क्लियर, मैंने चोरी की है पर मैं सही हूं क्योंकि आप उसको साबित नहीं कर सकते, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है उसके खिलाफ, क्लियर। अब इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सिंस यू हैवंट बीन एबल टू प्रूव योर इनोसेंस आई मस्ट अज्यूम यू आर गिल्टी, क्योंकि आपके पास खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब मुझे तुम्हें गिल्टी ही अज्यूम मानना, मुझे तुम्हें गिल्टी ही मानना पड़ेगा, तुम फॉल्टी हो, तुम गिल्टी हो, क्लियर। उसके बाद आई थॉट आई हैड एवरी रीजन टू थिंक आई वॉज डूइंग फाइन लीडिंग द ग्रुप, नो वन कंप्लेन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अच्छा लीड कर रहा हूँ ग्रुप को, क्योंकि किसी ने कंप्लेन नहीं की। क्या हुआ यहाँ पे कि आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, आप अज्ञानता के कारण जो है वो चीजों को सही मान लेते हो, ठीक है, कि आपको उसकी रियल पिक्चर के बारे में पता नहीं है उसकी। जैसे कि यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक और, कि जो घोस्ट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास उसका प्रूफ है कुछ। अगर गॉड को नहीं मानती हूँ, मैं बोलूँ कि आप बोलोगे कि गॉड है, मैं बोलूंगी कि गॉड नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ है कि गॉड है, तो अब वो आपके पास एविडेंस नहीं होगा, तो उस केस में सही मैं हो जाऊंगी कि गॉड नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि मीन्स आपके पास जब कोई एविडेंस नहीं होता है कि आप गलत हो, आप प्रूव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि आप सही ही हो। अपील टू इग्नोरेंस। उसके बाद आ गया हमारा स्ट्रॉ पर्सन। स्ट्रॉ पर्सन होता है कि जब आप सामने वाले पर्सन की आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करते हो, उसका खंडन करते हो, उसको खत्म कर देते हो, एंड खुद को और उसके एक सिर्फ वीक पोर्शन पे, उसके जो डिस्टॉर्टेड वर्जन है वहां पे आप उसको अटैक करते हो, वहां पे जो उसका वीक पोर्शन है ना वहीं पे आप अटैक करते हो, क्लियर। मीन्स आपने क्या किया कि आपने सामने वाले को इस तरह से कमेंट कर दिया कि अब वो डिफेंड नहीं कर पाता है। स्ट्रोमैन मीन्स जो एकदम वहीं पे स्तब्ध खड़ा रह जाता है, आपने उसको इस तरीके से उसके ऊपर अटैक करना है कि वो खुद को डिफेंड ही ना कर पाए, ठीक है। उसको ऐसी जगह पे अटैक करोगे जो उसका वीक पोर्शन है, आप उसको उस तरह से कंपैरिजन करोगे कि जहाँ पे वो वीक है उसी पोर्शन को आप कंसीडर करोगे, और उसका जो एकदम से मीन्स जो उसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होगा उसको आप उसको इग्नोर कर दोगे, क्लियर। आप वहां पे जस्ट ये बताने की कोशिश करते हो कि आप जो है वो ओपोनेंट से बेटर पोजीशन में हो, आप खुद के ही जो आर्ग्यूमेंट है उसको ही सुपीरियर पे रखते हो, उसी को ही आप बेस्ट मानते हो, और सामने वाले के वीकेस्ट वर्जन के ऊपर अटैक कर देते हो, उसका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको इग्नोर कर देते हो। स्ट्रॉ पर्सन क्लियर हो गया। उसके बाद है फॉल्स डिलाइमा। फॉल्स डिलाइमा हो गया, तो फॉल्स डिलाइमा को ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी भी कहा जाता है, आइदर और फैलेसी भी कहा जाता है, या फिर बाइफिकेशन फैलेसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हर चीज की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज माना जाता है, कि सिर्फ हर चीज की दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एक या तो ये या तो वो, ठीक है। मीन्स when you reason from an either or position and you haven't considered all relevant possibilities you commit the fallacies of false dilemma। जब आप उसकी पॉसिबिलिटीज को देखते ही नहीं हो, ठीक है, आप जस्ट उसका एक जो दो ऑप्शन आप यही मान के चलते हो कि सिर्फ इस चीज के दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, आपने बताया ही नहीं कि दूसरा कोई ऑप्शन भी हो सकता है,
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बी माई फ्रेंड और बी माई एनिमी, या तो आप मेरे दोस्त बन जाओ या मेरे दुश्मन बन जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में कोई रास्ता हो, ना तो मुझे आपसे दोस्ती रखनी है ना मुझे आपसे दुश्मनी रखनी है, ठीक है, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। बट नहीं, आपने क्या किया, सिर्फ 2 ऑप्शन दिए, आपने सिर्फ यही बताया कि लाइफ में 2 ही ऑप्शन है, आप तो ये कर लो या वो कर लो, ठीक, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद है इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू हेवन यू मस्ट बी गोइंग यू नो वेयर। अगर आप हेवन नहीं जा रहे हो तो आपको पता फिर आप कहाँ जा रहे हो। मीन्स आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं इस डायलेमा के, इस फैलेसी के अकॉर्डिंग। क्लियर। उसके बाद है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देखो, स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है कि आप चीज़ों को से बोलते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, आप सिर्फ उसको खींचते चले जाते हो, एक चेन बनती चली जाती है फॉल्स की, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है कि उसको रिजेक्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है, तो आप उसको बिना मतलब के ही चीज़ों को आगे खींचते चले जाते हो, एक रिएक्शन की चेन बनाते चले जाते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे होता है ना कि हम लोग डेली लाइफ में भी मैक्सिमम गर्ल्स को तो ऐसा ही बोला जाता है, बेसिकली मुझे तो बहुत बार बोला जाता है कि आज तुम वैसा नहीं कर रही हो, कल तुम वैसा नहीं करोगी और परसों तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी, ठीक है। या जैसे बोल दिया कि आप कहीं ऑफिस में गए तो बॉस आपको बोलते हैं कि आज तुम 10 मिनट के लिए लेट हुए, कल तुम 1 घंटे के लिए लेट हो जाओगे और फिर तुम आओगे ही नहीं, किसी दिन तो तुम आओगे ही नहीं। मीन्स आप खुद ही जोड़ी जा रहे हो चीज़ों को, ऐसे ही उनको चीज़ों को खींच रहे हो, आप राई का पहाड़ बनाई जा रहे हो। मीन्स वैसा कुछ नहीं है, बट आप जस्ट बाल की खाल निकाल रहे हो, जस्ट आप चीज़ों को ऐसे ही घसीट रहे हो, स्लिपरी स्लोप, ठीक है। क्लियर। उसके बाद है बेगिंग द क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, व्हेन आर्ग्यूमेंट्स प्रोमाइज अज्यूम द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ स्पॉटिंग इट इन अदर्स वर्ड यू अज्यूम without proof the stand position or significant part of the stand it that in question begging the question or also arguing the circle। मीन्स अब क्या है कि आप इसमें क्या हो रहा है कि begging the question इसको arguing the circle भी कहा जाता है। मीन्स आप चीज़ों को सिर्फ घुमा रहे हो, ठीक है, कि इसमें क्या है कि जो चीज़ें हैं वो जो रीजनिंग है वो सर्कुलर मोशन में चलती है, वो बात घूम फिर के उसी जगह पर आ जाती है और कोई कंक्लूजन नहीं आ पाता। अब जैसे आप कहते हो कि जो बाइबल है वो सत्य है क्योंकि ये कहता है कि बाइबल सत्य है, अब इसमें कोई कंक्लूजन निकला नहीं, घूम फिर के वही रिजल्ट आ रहा है ना। मीन्स इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, घूम फिर के आप फिर उसी कंक्लूजन पे आ ही नहीं पाते हो, उसी बात पे आ जाते हो आप, कोई आपके पास प्रूफ होता नहीं है और आप जस्ट बातों को सिर्फ घुमाते रहते हो। क्लियर। इसमें एक एग्जाम्पल है, मैन इज इमॉर्टल बिकॉज सोल नेवर डाई। आदमी क्या है, वो अमर है क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। बात तो एक ही है, तो आप उसी बात को घुमाई जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बैगिंग द क्वेश्चन या फिर आर्ग्यूइंग इन द सर्कल। उसके बाद है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या है, इसमें आपने एक वर्ड याद रखना है, डिस्ट्रैक्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके इशू का मेन फोकस होता है ना, जो मेन एरिया होता है आपके इशू का, आप उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आप उसे डाइवर्ट कर देते हो। मीन्स आप मेन इशू से चीज़ों को हटा देते हो, उसका ध्यान हटा देते हो, ठीक है। कि मीन्स आपने क्या किया कि जो मेन फोकस था, जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी, जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रही थी, आपने वहाँ से ध्यान हटाने के लिए आप कोई और बात शुरू कर दिया, आपने बात को घुमाना शुरू कर दिया और उस व्यक्ति का ध्यान जो है वहाँ से हटा दिया। जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि बेटी बोल रही है आई एम सो हर्ट दैट टॉड ब्रोक अप विद मी। मीन्स मुझे बहुत हर्ट हुआ कि टॉड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो मॉम कहती है यू जस्ट थिंक ऑल ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन इन अमेरिका हनी योर प्रॉब्लम सीम प्रिटी इनसिग्निफिकेंट देन। तो इस बात का कोई मतलब नहीं हुआ कि वो बेचारी अपनी ब्रेकअप की बात कर रही है कि मॉम मेरा ब्रेकअप हो गया, और मॉम बता रही कि देखो अमेरिका में कितने सारे भूखे बच्चे हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थोड़ी है, ठीक है। मीन्स वो सिर्फ बात को घुमाने की कोशिश कर रही है। या फिर बोला जाता है ना कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोलता है कि मॉम मुझे खाना नहीं खाना, तो मम्मी बोलती है कि देखो अमेरिका में दुनिया भर कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं और तुम अपनी गाजर खाओ चुपचाप, ये तुम अपना दूध पियो। तो मीन्स इसमें आपने जो मेन इशू था, तो जो बेसिक फोकस जहाँ पे होना चाहिए था, आपने बात को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, घुमा फिरा के उसको वहाँ से पर्सन का ध्यान वहाँ से हटा दिया। दिस इज कॉल्ड रेड हेरिंग।
अब फॉल्टी एनालॉजी में क्या होता है, तो फॉल्टी एनालॉजी जो है वो क्या है, तो यहाँ पे है दिस फैलेसी कंसिस्ट इन अज्यूमिंग दैट बिकॉज टू थिंग्स आर अलाइक इन वन और मोर एस्पेक्ट्स दे आर नेसेसरी अलाइक इन सम अदर एस्पेक्ट। मीन्स जो दो चीज़ें एक जैसी हैं तो आप उनको एक जैसे ही मान लेते हो कि अगर उनमें एक दो चीज़ें सिमिलर हैं तो इसका मतलब है वो पूरी ही सिमिलर हैं। आप उनको एकदम से एक जैसे ही, एक दूसरे के साथ एक जैसा ही कंपैरिजन उनका कर देते हैं। यहाँ पे बताया गया एग्जांपल कि टू से ह्यूमंस आर इमॉर्टल इज लाइक सेइंग द कार एंड फॉरएवर, क्योंकि यहाँ पे बताया कि ह्यूमन भी इमॉर्टल हैं, वो भी अमर है, तो मीन्स कार भी फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए चलती रहती है। तो इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। या फिर पीपल हु बाय स्टॉक्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु बेट ऑन हॉर्स रेसिंग। जो लोग स्टॉक्स बाय करते हैं उनमें और जो लोग हॉर्स रेस पे पैसा लगाते हैं, बेट लगाते हैं, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है। दे बोथ रिस्क देयर मनी विथ लिटिल चांस ऑफ मेकिंग अ बिग प्रॉफिट। वे दोनों ही पैसा लगा रहे हैं, अपने पैसे को रिस्क पे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिग प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इस चीज़ का भी कोई आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। क्लियर। उसके बाद है टू रॉन्ग्स। टू रॉन्ग्स हो गया कि जैसे कहते हैं ना कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, दो गलत मिलके सही बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बताएं कि इफ़ अदर्स आर डूइंग इट आई कैन टू, अगर दूसरे ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँगा। इसमें ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो इसका मतलब है कि सभी तो कर रहे हैं, तो इसमें ये गलत नहीं है, ये सही है। अगर क्लास में सब लोग नकल कर रहे हैं, सब लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो मैं भी चीटिंग करूँगा, क्योंकि ये सही है, सभी तो करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए, वाई शुडंट आई गॉसिप अबाउट लॉरा जेन, यू नो शी टॉक्स अबाउट अस एवरी चांस शी गेट्स। मीन्स मैं उस लड़की के बारे में बात क्यों नहीं करूँ, जब उसको चांस मिलता है तो वो भी तो मेरे बारे में बात करती है। ठीक है, लड़की में तो वैसे ही होता है बेसिकली कि मैं भी उसके बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे बारे में बात करती है। ठीक है, तो इसका मतलब वो तो गलत है ही, वो गलत है, पर आप भी गलत हो रहे हो। आप मान रहे हो कि इसमें गलत क्या है, ये सही है। वो मेरे बारे में गलत बोलती है तो मैं भी उसके बारे में गलत बोलूंगी। ठीक है, मैं भी गलत बोलूंगी, तो ये सही है। उसके बाद है बिग डील, लॉट्स ऑफ पीपल चीट टू। बहुत से लोग चीटिंग करते हैं तो मैं भी करूंगी, ये गलत नहीं है। ठीक है, मीन्स टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। इस फैलेसी में ये होता है कि दो गलत चीजें एक सही चीज बना देती है, बट ऐसा नहीं है। गलत करके आप गलत ही रहोगे, आप सही नहीं हो जाओगे। देन इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन मीन्स वर्डिंग, जहाँ पे सेम वर्डिंग का अलग अलग मीनिंग निकलता है और उसकी वजह से उसका मीनिंग टोटली ही चेंज हो जाता है आर्ग्यूमेंट का। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ऑल ट्रीज हैव बार्क, तो सभी पेड़ों की शाखाएं हैं। ऑल डॉग्स बार्क, सभी कुत्ते भौंकते हैं, बार्क करते हैं। सो ट्रीज आर डॉग्स, इसलिए ट्रीज कुत्ते हैं। ये कौन सा लॉजिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है। मीन्स यहाँ पे सेम वर्ड होने की वजह से जो आपका पूरा स्टेटमेंट है, पूरी जो आपका आर्ग्यूमेंट्स है, वो पूरा ही गलत हो गया, पूरा रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेम मीनिंग होने की वजह से आपका जो आर्ग्यूमेंट का अनदर पोर्शन है वो भी खराब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।